हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के सारे फिगर्स एंड फार्मूलाज के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के सारे फिगर्स और फार्मूलाज को कवर कर लिया है, राइट। तो आपको बहुत ही फोकस के साथ और ये वीडियो को अंत तक देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स टेलीग्राम में हैं और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है, राइट, एसी वोल्टेज टू अ रेजिस्टर, राइट। तो एसी वोल्टेज टू अ रेजिस्टर में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है एसी सप्लाई के साथ, राइट। उसके बाद अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ मैक्सिमम होते हैं, दोनों एक साथ ज़ीरो होते हैं, मिनिमम भी होते हैं और एक साथ ज़ीरो भी वापस से हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो आगे बढ़ता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम करंट की बात की जाए तो मैक्सिमम करंट वैल्यू यहाँ पर आई एम होगी, राइट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, राइट, वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी, साइन फंक्शन के हिसाब से वोल्टेज चेंज होगा। सिमिलरली करंट भी साइन फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर की फॉर्मूला बन जाएगी इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर इंटू आर एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर है इसीलिए उसका एवरेज 1/2 आएगा। तो एवरेज पावर इन रेजिस्टर सर्किट 1/2 आई एम स्क्वायर इंटू आर। उसके बाद अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, राइट। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट किया है एसी सप्लाई के साथ, राइट। अब इसके फेज़र डायग्राम की बात करें तो फेज़र डायग्राम में यहाँ पर पहले तो जो वोल्टेज है वो एज इट इज़ है, साइन फंक्शन के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, और करंट जो है वो यहाँ पर इंडक्टर आने की वजह से थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर एक टाइप का रेजिस्टेंस का भी वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पर करंट की ये एक पर्टिकुलर डायग्राम होगा और उसके हिसाब से फेज़र डायग्राम अगर ड्रॉ किया जाए तो ये मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी वन। सिमिलरली यहाँ पर भी करंट की एक वैल्यू मिलेगी तो वहाँ पर फॉर्मूला आएगी आई एम साइन ओमेगा टी वन माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पर जो करंट है, राइट, वो पाई बाई टू जितना है, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर पाई बाई टू जितना पीछे है, राइट। तो वोल्टेज की फॉर्मूला V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, करंट की फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एंड पावर की अगर बात करें जब इंडक्टर सर्किट है तब तो P इज इक्वल टू माइनस आई एम वी एम अपॉन टू साइन टू ओमेगा टी, राइट। यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि जो करंट है वो नेगेटिव में तब मिल रहा है, राइट। अब साइन ओमेगा टी या फिर साइन टू ओमेगा टी हो तो उसका एवरेज अगर निकाले तो वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि साइन फंक्शन में जितना पॉजिटिव पोर्शन मिलता है ओवर दी वन पीरियड ऑफ साइकिल उतना ही नेगेटिव पोर्शन मिलता है। तो इसका एवरेज यहाँ पर हमें ज़ीरो मिलेगा, तो एवरेज पावर बिकम्स ज़ीरो। अब इंडक्टर सर्किट की बात करें, राइट, तो पहले तो क्या होगा, इंडक्टर सर्किट में यहाँ पर ये नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, यहाँ पर ये साउथ पोल एक्ट करेगा, राइट। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद सेकेंड हाफ में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एज अ साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल हो गया और नॉर्थ पोल एज अ साउथ पोल हो गया, और वापस से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पर टोटली चेंज हो चुकी है, और उसके बाद अगेन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, राइट। फिर से ये प्रोसेस रिपीट होती चली जाएगी आगे, राइट। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बेसिकली ग्राफ दिया गया है जिसमें पावर है, वोल्टेज है, करंट है और फ्लक्स भी है, राइट। तो पावर यहाँ पर जैसे फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में नेगेटिव, फर्स्ट देन थर्ड हाफ में पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, राइट। ओके, अब यहाँ पर वोल्टेज की बात की जाए, राइट, तो वोल्टेज और करंट दोनों ही यहाँ पर जो V है, राइट, वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, एंड यहाँ पर जो करंट है, राइट, वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो पहले इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। अब ओवरऑल
अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करें वोल्टेज और करंट तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, राइट, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ पर एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो इसीलिए पावर नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, और यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, राइट, इसीलिए यहाँ पर पावर अगेन नेगेटिव मिलेगा, राइट। उसके बाद AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, तो यहाँ पर कैपेसिटर को हमने AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, राइट, और यहाँ पर एक ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो वोल्टेज रिमेन सेम, राइट, वोल्टेज का जो ग्राफ है वो साइन फंक्शन के हिसाब से एज इट इज़ रहेगा, और करंट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग फेज़र डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारा वोल्टेज होगा और ये हमारा यहाँ पर करंट मिलेगा। तो करंट अब फेज़ में वोल्टेज से आगे बढ़ चुका है, और वो जो एंगल है वो है π/2 जितना, राइट। तो इसीलिए Vm sin ओमेगा T1 एज इट इज़, बट आई करंट की जो फॉर्मूला होगी वो Im sin ओमेगा T1 प्लस π/2 होगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट वोल्टेज एज अ साइन फंक्शन पे डिपेंड करता है, और करंट साइन फंक्शन बट उसमें फेज़ बढ़ जाएगा और π/2 जितना आएगा। और पावर की फार्मूला की बात करें तो P = ImVm/2 sin 2 ओमेगा टी। अगेन यहाँ पर हमें पावर की फार्मूला पॉजिटिव मिल रही है क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों ही पॉजिटिव है, राइट। बट अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर बिकम ज़ीरो, क्योंकि साइन फंक्शन जितना पॉजिटिव में होगा उतना ही नेगेटिव में भी मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम पोलैरिटी की बात करें तो कैपेसिटर, राइट, सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्जेस होंगे, फिर यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो होगा, और करंट की वजह से वो चार्ज थोड़े से कम हो जाएंगे कैपेसिटर पर, राइट। उसके बाद यहाँ पर पोलैरिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, जो पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, और करंट की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से फिर से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे, राइट। तो इस हिसाब से करंट की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोग कंप्लीट ग्राफ की अगर बात करें जिसमें पावर भी है, वोल्टेज भी है, चार्ज और करंट भी है, राइट। तो यहाँ पर अगेन जो वोल्टेज और करंट है दोनों पॉजिटिव होने की वजह से पावर भी पॉजिटिव मिलेगा, राइट। यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उसकी वजह से पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव, वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, और यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसीलिए आंसर भी यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ें तो AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट। अब हम लोग यहाँ पर LCR मतलब कि इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस तीनों ध्यान में लेंगे, और तीनों एक AC सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो L/di/dt प्लस IR प्लस Q/C = V, ये हमें किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करने के बाद कंप्लीट इक्वेशन मिली, राइट। उसके बाद LCR सीरीज़ जो सर्किट है, राइट, उसमें हम लोग अगर फेज़र डायग्राम की बात करें, फेज़र डायग्राम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे, और इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अगर हम लोग एज ए रिज़ल्ट वोल्टेज यहाँ पर उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा बेसिकली एक ग्राफ होगा, राइट। ये VRM होगा, और यहाँ पर इतना डिस्टेंस जो डिफरेंस होगा वो VCM माइनस VLM होगा, राइट। ये जो कंप्लीट यहाँ पर ग्राफ है, जो एक्सिस है वो है VC प्लस VL, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि फेज़, जिससे हम लोग फेज़ फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये हमारा इम्पीडेंस होगा, रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पर ये रिएक्टेंस का डिफरेंस होगा, राइट। तो Vm² = Im² ब्रैकेट R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ये बेसिकली जो इक्वेशन है वो LCR सीरीज सर्किट के लिए मैक्सिमम वोल्टेज की सर्किट मैक्सिमम वोल्टेज का इक्वेशन है। Im = Vm/√R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर।
मैक्सिमम करंट के लिए फॉर्मूला जब LCR सर्किट है तब, और उसके बाद फेज़ अगर फाइंड करना है तो tan phi इज इक्वल टू VCM माइनस VLM अपॉन VRM इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R, राइट। तो वोल्टेज का यहाँ पर जो भी कन्वर्जन है वो रिएक्टेंस में हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर tan phi फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन में बेसिकली हमारी जो LCR सीरीज सर्किट है उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन अगर फाइंड करें तो वो मिलेगा QM ओमेगा Z कॉस ब्रैकेट ओमेगा T प्लस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा T। देन I इज इक्वल टू QM ओमेगा कॉस ब्रैकेट ओमेगा T प्लस 5 प्लस थीटा, यहाँ पर थीटा है। तो ये करंट की फॉर्मूला हो गई जब LCR सीरीज सर्किट है तब, राइट। और मैक्सिमम करंट की फॉर्मूला होगी IM इज इक्वल टू VM अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है रेजोनेंस, राइट। तो रेजोनेंस मतलब कि जब कभी भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम हो जाए, राइट, तब ये जो फॉर्मूला है 1/ω0C इज इक्वल टू ω0L वो दोनों सेम हो जाएंगे, और तब हमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी में हम लोग बोल सकते हैं कि रेजोनेंस मिला, राइट। तो ये बेसिकली ग्राफ है IM मीन्स मैक्सिमम करंट वर्सेस ओमेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें पीक वैल्यू मिल रही है, सो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हमें पीक वैल्यू मिलेगी ऑलवेज। यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम के लिए पीक वैल्यू है और यहाँ पर सेकंड सिस्टम के लिए पीक वैल्यू है। और ओमेगा ज़ीरो जब कभी भी रेजोनेंस हो और तब जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको बोलेंगे नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है Q, क्वालिटी फैक्टर। तो Q इज इक्वल टू ω0L अपॉन R, राइट। एक Q की फॉर्मूला जो कि इंडक्टर पे डिपेंडेंट है और एक Q की फॉर्मूला जो कि कैपेसिटर पर डिपेंडेंट है। तो इसकी दो फार्मूला हो गई, एक इंडक्टर पर डिपेंडेंट और एक कैपेसिटर पर डिपेंडेंट। तो ω0L अपॉन R एक इंडक्टर पर डिपेंडेंट है और दूसरी है 1/ω0C इंटू R, ये कैपेसिटर पर डिपेंडेंट है, क्वालिटी फैक्टर। और Q को हम लोग बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी अच्छी होगी उतना ही यहाँ पर पीक वैल्यू हमें मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीक वैल्यू मिलता चला जाएगा, राइट। देन यहाँ पर उसके बाद टॉपिक है हमारा पावर इन AC सर्किट। तो पावर इन AC सर्किट, तो पावर की सिंपल फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI cos phi, राइट। तो यहाँ पर जो cos phi है वो बेसिकली पावर फैक्टर है। अब cos phi जैसे जैसे अपनी वैल्यू चेंज करेगा, मतलब कि phi की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी उस हिसाब से यहाँ पर पावर फैक्टर चेंज होगा, और पावर फैक्टर चेंज होने की वजह से जो AC सर्किट है उसका भी पावर चेंज होगा, राइट। तो बेसिकली जो पावर है वो पावर फैक्टर पे ही डिपेंडेंट है, राइट। ओके, उसके बाद फॉर पावर रेजिस्टिव सर्किट, तो जब कभी भी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तब मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा, राइट। उसके बाद जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव सर्किट है तो वहाँ पर कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होने वाला है, राइट। उसके बाद LCR सीरीज सर्किट, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में से ही पावर डिसिपेट होगा, राइट। और यहाँ पर जब कभी भी रेजोनेंस होता है LCR सर्किट में तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर या फिर कैपेसिटर है, राइट, और तब कभी भी कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होता है, तब जो करंट मिलता है हमें उसको हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट, राइट। उसके बाद है LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस में बेसिकली एक कैपेसिटर और इंडक्टर होगा, दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे, राइट। तो कैपेसिटर में चार्ज होने की वजह से वहाँ पर करंट फ्लो होगा, राइट। सो LC ऑसिलेशंस का जो सॉल्यूशन है उसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो d2q अपॉन dt2 टू टाइम्स डेरिवेशन ऑफ चार्ज प्लस 1/LC इंटू Q इज इक्वल टू 0, राइट। अब LC ऑसिलेशन में जब कभी भी मैक्सिमम कैपेसिटर एनर्जी की अगर बात करें तो उसकी फॉर्मूला होगी U इज इक्वल टू QM² अपॉन 2C, एंड मैक्सिमम इंडक्टर की एनर्जी की बात करें तो UB इज इक्वल टू हाफ LIM², राइट।
उसके बाद अब उसके अलग अलग फेजेस की बात करेंगे, राइट। जो भी एलसी ऑसिलेशंस है उसमें भी अलग अलग फेज़ आएंगे। तो फर्स्ट जो फेज़ है उसमें कैपेसिटर के जो चार्ज है वो मैक्सिमम है। चार्ज मैक्सिमम होने की वजह से कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो भी मैक्सिमम है, राइट। तो यहाँ पर कैपेसिटर एनर्जी मैक्सिमम, बट तब इंडक्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होने की वजह से वहाँ पर जो इंडक्टिव एनर्जी है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होगी, राइट। अब सर्किट कनेक्ट होने के बाद कैपेसिटर के चार्ज की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा, राइट। करंट फ्लो होने की वजह से इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर पे भी चार्ज है और करंट फ्लो होने की वजह से जो कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो नहीं होने वाली, कोई ना कोई यहाँ पर एनर्जी मिलेगी। तो ये दोनों वैल्यू अभी नॉन ज़ीरो होगी। फिर कुछ देर बाद कैपेसिटर पे सारे चार्ज ख़त्म हो जाएंगे। सारे चार्ज ख़त्म होने की वजह से यहाँ पर अब जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई बेसिकली इंडक्टर में, राइट। तो कैपेसिटर की एनर्जी ज़ीरो हो गई और इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम हो गई, राइट। उसके बाद अब प्रोसेस उल्टी होगी। अब यहाँ पर इंडक्टर में से जो एनर्जी है वो यहाँ से डिस्चार्ज होगी और कैपेसिटर में चार्ज एक्यूमुलेट करेगी। और अब जो चार्ज एक्यूमुलेशन होगा वो पहले से बिल्कुल ही उल्टा होगा। पहले यहाँ पर नेगेटिव था तो अब यहाँ पर पॉजिटिव है, पहले यहाँ पर पॉजिटिव था तो अब यहाँ पर नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर में चार्ज भी है और इंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों की एनर्जी नॉन ज़ीरो होगी, राइट। उसके बाद लास्ट फेज़ में यहाँ पर चार्जेस बढ़ गए हैं और यहाँ पर दोनों प्लेट पे चार्जेस बढ़ गए और इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए इंडक्टर की जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी और कैपेसिटर की एनर्जी वापस से मैक्सिमम हो जाएगी और यही प्रोसेस रिपीट होती चली जाएगी। इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को नाम दिया गया है एलसी ऑसिलेशंस, क्योंकि सर्किट यहाँ पर ऑसिलेट होती रहती है, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वोल्टेज है उसका वैल्यू जो है वो चेंज करने के लिए, राइट। वैल्यू बढ़ा सकते हैं या फिर वैल्यू घटा सकते हैं। वैल्यू क्यों बढ़ाएंगे क्यों घटाएंगे, क्योंकि जब कभी भी इतनी दूर पावर स्टेशन से हमारे रेसिडेंशियल एरिया में जब कभी भी पावर ट्रांसफ़र करना हो, राइट, पावर ट्रांसपोर्ट करना हो, तब इतना अगर करंट अगर फ्लो करवाएंगे तो वायर के थ्रू वहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि वायर की लेंथ बहुत ही ज़्यादा होगी। जितना डिस्टेंस होगा पावर स्टेशन टू रेसिडेंशियल एरिया उतना ही वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण जो पावर है, पावर लॉस है, वो बढ़ जाएगा। ये पावर लॉस को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वोल्टेज है, राइट, वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही बढ़ा देंगे कि जिससे करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए, राइट। दोनों पैरेलली साइमल्टेनियसली इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देंगे और करंट की वैल्यू घटा देंगे, राइट। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। और सिमिलरली जब कहीं भी वो घरों में पहुंचने से पहले ट्रांसफार्मर से ही निकलेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो वोल्टेज है उसको हमें घटाना भी पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए उस वोल्टेज को डिक्रीज़ करवाना होगा। तो वैसा ट्रांसफार्मर भी हम लोग यूज़ कर देंगे कि जिससे वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाए और करंट पैरेलली इंक्रीज़ हो जाए, राइट। तो ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग दो बेसिकली स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आई शेप, यहाँ पर ये बेसिकली आई शेप ट्रांसफार्मर है और ये नॉर्मल शेप ट्रांसफार्मर है, राइट। दोनों में ही दो कॉइल्स होंगे, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल, राइट। और यहाँ पर जो मटेरियल हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल होगा। ये अंदर का जो मटेरियल है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ होगा, राइट। तो दोनों में ही प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल यूज़ करने के बाद अब अगर ट्रांसफार्मर के जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसकी अगर बात की जाए तो IP अपॉन IS, राइट। प्राइमरी कॉइल में फ़्लो होने वाला करंट अपॉन सेकेंडरी कॉइल में फ़्लो होने वाला करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज एंड इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। तो ये रेशियो बेसिकली आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है, राइट। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जितना इनपुट पावर मिलेगा उतना ही आउटपुट पावर में मिलेगा, राइट। तो आइडियल ट्रांसफार्मर बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, तो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल
ये ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल से। तो ये बेसिकली जो फिगर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ही है, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट जो वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल का वो प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से ज़्यादा होगा। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर एन पी अपॉन एन एस लेस देन 1 और आई एस लेस देन आई पी, राइट। तो ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, राइट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे, राइट। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में। सो इसीलिए वीपी ग्रेटर देन वीएस होगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो हमारा वोल्टेज है वो डिक्रीज होने वाला है। सो वीपी ग्रेटर देन वीएस, राइट। सो एन एस अपॉन एन पी लेस देन 1, राइट। सो एज ए रिजल्ट आई पी लेस देन आई एस। तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल का जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, राइट। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर टॉपिक, राइट। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के सारे फिगर्स और फॉर्मूलाज को यहाँ पर कवर कर लिया है। So friends, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.